अंकुविन कैंसर सेंटर के ऑडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारा लक्ष्य आपको कैंसर के बारे में शिक्षित करना है। जरा कल्पना कीजिए कि शरीर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा दुश्मन शरीर के अंदर घुसपैठ कर चुका है जिसके पास एक बेहद खतरनाक गुप्त हथियार है। जी बिल्कुल। एक ऐसा हथियार जो शरीर के अपने ही रक्षकों को, अपने ही सेना को सम्मोहित करके गहरी नींद में सुला देता है और फिर चुपचाप अपना साम्राज्य फैलाता रहता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का केंद्र है मेटास्टैटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसे आमतौर पर मेडिकल भाषा में NSSCLC कहा जाता है और हमारे पास आधार के तौर पर है नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क यानी NCCN के 2026 के बिल्कुल नवीनतम दिशा निर्देश। सही कहा। आज का हमारा ये मिशन मुख्य रूप से उन परिवारों और मरीजों के लिए है जो हाल ही में इस बीमारी से रूबरू हुए हैं। हम इस पूरी जटिल मेडिकल जानकारी को बिल्कुल आसान, गैर मेडिकल और अपने भारतीय संदर्भ में डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी है ताकि डर कम हो सके। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर क्लिनिक में पर्चे पर ये भारी भरकम शब्द लिखा होता है, मेटास्टैटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अगर हम इसे थोड़ा टुकड़ों में तोड़ें तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ये नॉन स्मॉल कैसा दिखता है? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। जब कोई पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के जरिए फेफड़ों के कैंसर की कोशिकाओं को देखता है ना, तो वे मुख्य रूप से दो तरह की दिखती हैं। अच्छा। हाँ, एक होती है स्मॉल सेल, जो बहुत छोटी, गोल और जैसे जई या ओट्स के दाने होते हैं ना, बिल्कुल वैसी दिखती हैं। समझ गए। लेकिन जिन कोशिकाओं की आज हम बात कर रहे हैं वे नॉन स्मॉल हैं। मतलब ये आकार में अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी होती हैं और इसके अंदर भी कई उत्प्रकार होते हैं, जैसे एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा ये कहाँ से शुरू होता है? ये अक्सर उन कोशिकाओं से शुरू होता है जो हमारे फेफड़ों में बलगम या म्यूकस बनाती हैं। और दूसरा होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो फेफड़ों की श्वास नली की जो अंदरूनी परत होती है ना, वहां से पैदा होता है। अच्छा, तो ये अलग अलग जगह से शुरू हो सकते हैं। और इसमें जो ये मेटास्टैटिक शब्द जुड़ जाता है, उसका मतलब है कि बीमारी अब अपनी जगह से आगे बढ़ चुकी है ना? बिल्कुल। लेकिन ये फैलाव असल में होता कैसे है? मतलब क्या कोशिकाएं सचमुच अपनी जगह से टूटकर पूरे शरीर में तैरने लगती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसे ऐसे समझें कि कैंसर की कोशिकाएं बहुत ही आक्रामक और एक तरह से अनुशासनहीन होती हैं। जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो अपनी जगह पर शांति से रहती हैं, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं अपने मूल ट्यूमर से टूट जाती हैं। फिर वे रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के हाईवे पर एक यात्री की तरह सफर करने लगती हैं। बाप रे, शरीर के हाईवे पे सफर। हाँ, और खून के बहाव के साथ वे लिवर, हड्डियों, एड्रेनल ग्रंथि और यहाँ तक कि मस्तिष्क यानी दिमाग में भी जाकर रुक जाती हैं और वहाँ रुककर एक नई बस्ती, मतलब एक नया ट्यूमर बना लेती हैं। इसी अवस्था को मेटास्टैटिक या स्टेज 4 कैंसर कहा जाता है। ये सुनना किसी भी परिवार के लिए बहुत डरावना हो सकता है। जब ये पता चलता है कि बीमारी फैल चुकी है तो जाहिर है कि तुरंत इलाज शुरू करने की एक हड़बड़ी होने लगती है। स्वाभाविक है। लेकिन जो दिशा निर्देश हैं वो बताते हैं कि सबसे पहला कदम कोई दवा देना नहीं है, बल्कि कई सारे स्कैन और बायोप्सी करना है। तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि जब बीमारी फैल ही चुकी है तो इतने सारे टेस्ट में समय क्यों बर्बाद किया जाए? देखिए, ये हड़बड़ी और चिंता पूरी तरह से समझ में आती है। किसी को भी लगेगा कि जल्दी से जल्दी इलाज हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को, जिसे हम निदान की रूपरेखा कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम बस अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। चलिए इसे क्रिकेट के एक उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, क्रिकेट से बताइए। हाँ, देखिए, किसी भी बड़े मैच से पहले कप्तान सीधे मैदान पर जाके खेलना शुरू नहीं कर देता है ना। वो पहले पिच का बहुत बारीकी से मुआयना करता है। हाँ, वो पिच रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल। वो देखता है कि पिच पर घास कितनी है, नमी है या नहीं, गेंद स्पिन करेगी या तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही शरीर की इस रणभूमि का मुआयना करने के लिए ही स्कैन किए जाते हैं। तो एक तरह से हम शरीर की पिच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन अगर स्कैन की ही बात करें तो इतने अलग अलग स्कैन की क्या जरूरत है? मतलब CT स्कैन है, पेट स्कैन है, MRI है,
क्या एक ही मशीन सब कुछ नहीं बता सकते? दरअसल हर मशीन की अपनी एक अलग खूबी होती है। जैसे जब हम छाती और ऊपरी पेट का सीटी स्कैन करते हैं तो वो हमें शरीर के अंदर की बनावट का एक 3D नक्शा दे देता है। एक स्ट्रक्चर दिखा देता है। हाँ, इससे ये पता चलता है कि ट्यूमर का आकार क्या है और वो किन अंगों को दबा रहा है। लेकिन देखिए, नक्शा ये नहीं बताता कि दुश्मन कहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय है या कहाँ छिपकर बैठा है। अच्छा, तो सक्रियता के लिए कुछ और चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए FDG PTCT स्कैन की जरूरत होती है। पेटी स्कैन में तो शायद मरीज को कोई खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है ना? वो कैसे काम करता है? हाँ, PT स्कैन में मरीज की नस में एक खास तरह का रेडियोधर्मी ग्लूकोज यानी आसान भाषा में कहें तो चीनी का घोल डाला जाता है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। चीनी का घोल मतलब कैंसर को चीनी पसंद है? बिल्कुल सही पकड़ा। कैंसर की कोशिकाएं बहुत भूखी होती हैं क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे ही वो रेडियोधर्मी ग्लूकोज शरीर में जाता है, कैंसर की कोशिकाएं उसे लालच में आकर बहुत तेजी से सोख लेती हैं। फिर जब मशीन से स्कैन किया जाता है तो शरीर के जिन जिन हिस्सों में कैंसर हैं वे कंप्यूटर स्क्रीन पर हॉटस्पॉट्स की तरह एकदम चमकने लगते हैं। समझ गई। यानी सीटी स्कैन हमें पूरी इमारत का ढांचा दिखाता है और पेट स्कैन ये बताता है कि उस इमारत के किन किन कमरों की बत्तियां जल रही हैं और कहाँ असल में गतिविधियां हो रही हैं। क्या बात है, बहुत खूब। ये बिल्कुल सटीक विवरण है। और इसके बाद नंबर आता है ब्रेन MRI का। NSCLC के मामलों में तो ये कदम बेहद बेहद जरूरी है। यहाँ मुझे एक बात स्पष्ट करनी है, मतलब फेफड़ों के कैंसर में सीधे मस्तिष्क की जांच क्यों? क्या फेफड़ों से मस्तिष्क का कोई सीधा रास्ता होता है? और क्या जो पेट स्कैन है वो मस्तिष्क के ट्यूमर को नहीं पकड़ सकता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल हमारे मस्तिष्क के चारों ओर ना एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा दीवार होती है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये दीवार जहर या हानिकारक तत्वों को दिमाग में जाने से रोकती है। लेकिन फेफड़ों के कैंसर की कोशिकाओं में इस दीवार को भेदने की एक अजीब सी क्षमता होती है। वे खून के बहाव के साथ चुपचाप दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ओह, बिना कोई लक्षण दिखाए? हाँ, कई बार मरीज को कोई सरदर्द या चक्कर जैसा कोई लक्षण भी नहीं होता और वो वहां पहुंच चुकी होती हैं। और रही बात PT स्कैन की, तो देखिए, हमारा स्वस्थ दिमाग भी सोचने के लिए बहुत सारा ग्लूकोज इस्तेमाल करता है ना। हाँ, दिमाग तो वैसे भी ऊर्जा लेता है। बिल्कुल, इसलिए PT स्कैन में पूरा दिमाग ही चमकता हुआ दिखता है। तो वहां जो छोटे ट्यूमर होते हैं वो उस चमक में छिप जाते हैं। इसीलिए MRI जरूरी है, जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है और मस्तिष्क के अंदर के मिलीमीटर आकार के ट्यूमर को भी एकदम साफ साफ दिखा सकता है। ये जानकारी तो सचमुच आंखें खोलने वाली है। मतलब बिना MRI के हम एक बहुत बड़े खतरे को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास पूरा नक्शा आ गया है। हमें पता है कि ट्यूमर फेफड़े में है और शायद एक छोटी सी बस्ती किसी हड्डी में भी है। तो अब अगला कदम क्या है? बस उस ऊतक या टिश्यू को बाहर निकालना। जी हाँ, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। और मैं बता दूं, बायोप्सी के बिना कैंसर का सही इलाज शुरू करना लगभग नामुमकिन है। ट्यूमर शरीर के किस हिस्से में है उसके आधार पर हम बायोप्सी का तरीका चुनते हैं। जैसे अगर ट्यूमर छाती के किनारे पर है तो CT स्कैन स्क्रीन पर देखते हुए बाहर से एक सुई, जिसे एक्सटर्नल नीडल कहते हैं, वो डालकर थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है। और अगर अंदर हो तो? अगर ट्यूमर श्वास नली के अंदर है तो मरीज को सुलाकर गले के रास्ते एक दूरबीन डाली जाती है जिसे ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। अच्छा, लेकिन एक बार जब वो छोटा सा टुकड़ा शरीर से बाहर आ जाता है तो लैब में उसके साथ क्या होता है? क्योंकि अक्सर रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं और परिवारों के लिए वो इंतजार का समय बहुत भारी होता है। अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जिसमें इतना समय लगता है? वो इंतजार का समय वाकई बहुत मुश्किल होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन लैब के अंदर ना बहुत ही जटिल प्रक्रिया चल रही होती है। उस छोटे से मांस के टुकड़े को पहले फॉर्मेलिन में सुरक्षित किया जाता है। फिर उसे मोम यानी पैराफिन के एक ब्लॉक में जमाया जाता है। इसके बाद एक मशीन जिसे माइक्रोटोम कहते हैं, वो उस ब्लॉक को इंसान के बाल से भी पतले हिस्सों में काटती है। बाल से भी पतले? जी, उन पतली परतों को कांच की स्लाइड पर रखकर रंगा जाता है जिसे स्टेनिंग कहते हैं, ताकि पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में कोशिकाओं के आकार को अच्छे से देख सकें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
आकार देखना तो सिर्फ पहला कदम है। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है ना, बिल्कुल। क्योंकि अब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोशिकाएं कैसी दिख रही हैं, बल्कि हमें उनके अंदर झांककर उनके डीएनए को पढ़ना होता है, जिसे शायद बायोमार्कर टेस्टिंग कहा जाता है। एकदम सही। रणभूमि का नक्शा मिलने के बाद ये इलाज का सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण चरण है, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना। इसे हम अपने भारतीय महाकाव्य रामायण के रूपक से बहुत गहराई से समझ सकते हैं। रामायण, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कैंसर के डीएनए में रामायण का संदर्भ कैसे जुड़ता है? याद कीजिए रामायण का वो प्रसंग जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, उसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र से मारा गया, उसके कई सिर काटे गए, लेकिन वह हर बार फिर से जीवित उठता था। हाँ, आम हथियारों से उसे हराना तो असंभव लग रहा था। बिल्कुल, उसे तब तक नहीं हराया जा सका जब तक विभीषण ने आकर राम को रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि का रहस्य नहीं बताया। रावण की नाभि में अमृत था, और जब तीर ठीक उसी नाभि पर लगा तभी रावण का अंत हुआ। ओह, तो बायोमार्कर टेस्टिंग। हाँ, बायोमार्कर टेस्टिंग बिल्कुल विभीषण का काम करती है। ये कैंसर की नाभि यानी उसकी सबसे गहरी कमजोरी को खोजने की प्रक्रिया है। ये रूपक सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम इसे वापस बायोलॉजी की दुनिया में लाएं, तो लैब में बैठे तकनीशियन के लिए ये नाभि असल में कैसी दिखती है? देखिए, लैब में इस नाभि को खोजने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी NGS नाम की एक अत्याधुनिक मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन उस ट्यूमर के डीएनए को बिल्कुल अक्षर दर अक्षर पढ़ती है। जब कोई कोशिका कैंसर में बदलती है ना, तो उसके डीएनए के कोड में कोई टाइपो या गलती आ जाती है। इस गलती को हम मेडिकल भाषा में ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, ड्राइवर म्यूटेशन। जी, NCCN के दिशा निर्देशों के अनुसार NSCLC में EGFR, ALK, ROS1, KRAS जैसे कई महत्वपूर्ण ड्राइवर म्यूटेशन होते हैं। इसे आप ऐसे समझें जैसे किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर या रेस दबकर अटक गया हो। ओह, तो गाड़ी रुकी नहीं रही है। बिल्कुल, कोशिका को रुकने का सिग्नल ही नहीं मिल रहा है और वो अंधाधुंध बढ़ती जा रही है। तो ये जो म्यूटेशन है, यही वो अटका हुआ एक्सेलरेटर है। हाँ। अब सवाल ये है कि जब हमें ये म्यूटेशन या रावण की नाभि मिल जाती है, तो हम इस पर वार कैसे करते हैं? क्या इसके लिए भी वही पुरानी कीमोथेरेपी दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कीमोथेरेपी और नई टारगेटेड थेरेपी के बीच एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है। वो क्या है? देखिए, कीमोथेरेपी को आप एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग समझ सकते हैं। वो शरीर में तेजी से बढ़ने वाली हर कोशिका पर हमला करती है। चूंकि कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए वे मारी जाती हैं। लेकिन हमारे बालों की जड़ें, मुंह और पेट के अंदर की परतें भी तो तेजी से बढ़ती है ना। हाँ, इसीलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं, मुंह में छाले होते हैं या उल्टी आती है। इसके विपरीत टारगेटेड थेरेपी एक स्नाइपर शॉट की तरह है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उस कैंसर कोशिका को पहचान कर मारती है। हाँ जी हाँ, इसे हम एक विशिष्ट ताले के लिए एकदम सही चाबी खोजने के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज के ट्यूमर में EGFR म्यूटेशन मिलता है, तो उसे काइनेज इनहिबिटर्स नाम की दवाइयां दी जाती हैं। ये कैसे दी जाती हैं? ड्रिप से? नहीं, ये आमतौर पर रोज खाई जाने वाली गोलियां होती हैं। अच्छा, सिर्फ गोलियां? हाँ, ये गोलियां खून के जरिए पूरे शरीर में जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी कोशिका को नष्ट करती हैं जिसके अंदर वह विशिष्ट EGFR प्रोटीन होता है। यह सीधे रावण की नाभि पर अचूक वार है। इससे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को बहुत कम नुकसान पहुंचता है और मरीज का जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। एक विशिष्ट ताले के लिए एकदम सही चाबी। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका है। क्या ऐसा नहीं होता कि समय के साथ ताला अपना आकार ही बदल ले? मतलब कैंसर बहुत चालाक बीमारी है, क्या वो इस चाबी के खिलाफ कोई नई ढाल नहीं बना लेता? आपने बहुत ही शानदार और गहरी बात पूछी है। ऐसा बिल्कुल होता है। इसे हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करती हैं और कुछ महीनों या सालों बाद वे अपने डीएनए में एक और नया म्यूटेशन कर लेती हैं। यानी ताला अपना आकार बदल लेता है और जो पुरानी चाबी है वो काम करना बंद कर देती है। तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाता है? क्या तब कोई विकल्प नहीं बचता? देखिए, विज्ञान कभी हार नहीं मानता। जैसे ही हमें पता चलता है कि पुरानी दवा काम नहीं कर रही है, हम फिर से जांच करते हैं, जैसे लिक्विड बायोप्सी के जरिए, और देखते हैं कि ताले ने नया आकार क्या लिया है। अच्छा, फिर से जांच होती है? हाँ,
और फिर हम उस नए आकार के लिए दूसरी या तीसरी पीढ़ी की यानी नेक्स्ट जनरेशन टारगेटेड दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का चोर सिपाही का खेल है जो लगातार चलता रहता है। ये तो हुई म्यूटेशन की बात, लेकिन क्लिनिक में बैठे एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिनकी बायोमार्कर रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, आपके ट्यूमर में कोई भी ड्राइवर म्यूटेशन जैसे EGFR, ALK आदि नहीं है। यानी रावण की कोई नाभि ही नहीं मिली। उस वक्त तो ऐसा लगता होगा कि सारे रास्ते बंद हो गए। जी, आज से 10-15 साल पहले ये सचमुच एक बहुत निराशाजनक स्थिति होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो अब क्या होता है? यहीं पे कैंसर विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार यानी इम्यूनोथेरेपी प्रवेश करती है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। देखिए, हमारा शरीर कोई असहाय जगह नहीं है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में टी सेल्स नाम के बेहद शक्तिशाली योद्धा होते हैं। टी सेल्स। जी, इनका काम ही यही है कि शरीर में रोज बन रही खराब या कैंसर कोशिकाओं को पहचाने और उन्हें नष्ट कर दें। तो फिर कैंसर इतनी बड़ी बीमारी कैसे बन जाता है? मतलब ये टी सेल्स उसे मारते क्यों नहीं? क्योंकि कैंसर कोशिकाएं एक बहुत बड़ा छलावा करती हैं। वे अपने ऊपर PD-L1 नाम का एक प्रोटीन पहन लेती है। रुकिए, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। क्या ये ऐसा है जैसे कैंसर कोशिका ने कोई जाली पहचान पत्र या फेक आईडी बना लिया हो? हाँ, बिल्कुल। और जब टी सेल पास आता है तो वो आईडी चेक करता है और उस जाली आईडी पर लिखा होता है, मैं शरीर का ही एक स्वस्थ हिस्सा हूँ, मुझे मत मारो। और टी सेल उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। एकदम सही। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब टी सेल कैंसर के पास आता है तो कैंसर कोशिका का PD-L1 प्रोटीन टी सेल के ऊपर मौजूद PD-1 नाम के रिसेप्टर से हाथ मिला लेता है। एक तरह का हैंडशेक। हाँ, एक हैंडशेक। और इस हैंडशेक से टी सेल पर एक ब्रेक लग जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। इसे हम महाभारत की युद्ध रणनीतियों से भी समझ सकते हैं। अच्छा, महाभारत से कैसे? देखिए, महाभारत में चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल और घातक सैन्य रचना थी ना, जिसमें घुसने के बाद योद्धा बाहर नहीं निकल पाता था। कैंसर शरीर के अंदर ऐसा ही एक चक्रव्यूह रचता है जिसमें हमारे शरीर के अपने ही रक्षक यानी टी सेल्स फंस जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। और इम्यूनोथेरेपी इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ती है? इम्यूनोथेरेपी, जिसे हम इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स भी कहते हैं, वो एक विशेष रणनीति है। खास बात यह है कि इम्यूनोथेरेपी की दवा सीधे कैंसर को नहीं मारती। तो क्या करते हैं? ये दवा शरीर में जाती है और कैंसर कोशिकाओं और टी सेल के बीच होने वाले उस हैंडशेक को रोक देती है। एक तरह से ये कैंसर के उस जाली पहचान पत्र को फाड़ देती है। कमाल है। यानी जैसे ही वो छलावा टूटता है और टी सेल से ब्रेक हटता है, हमारे शरीर की अपनी सेना जाग जाती है। जी हाँ, जैसे ही ब्रेक हटता है, टी सेल्स को असलियत दिख जाती है कि उनके सामने कोई स्वस्थ कोशिका नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन खड़ा है। वे अपनी पूरी ताकत के साथ चक्रव्यूह तोड़ते हैं और खुद कैंसर पर टूट पड़ते हैं। हम बाहर से कोई जहर नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ अपनी ही सेना को हथियार दे रहे हैं। लेकिन क्या ये हर मरीज के लिए काम करता है? मतलब ये कैसे तय होता है कि किसे इम्यूनोथेरेपी देनी है? देखिए, इसके लिए बायोप्सी वाले उसी टिश्यू पर एक और टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि ट्यूमर में PD-L1 का स्तर कितना है। अच्छा। हाँ, क्या वो 50% से ज्यादा है या कम है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि मरीज का शारीरिक स्वास्थ्य, जिसे हम परफॉर्मेंस स्टेटस कहते हैं, वो कैसा है। अगर PD-L1 बहुत ज्यादा है यानी 50% से अधिक, तो कई बार केवल इम्यूनोथेरेपी से ही बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर ये कम है तो अक्सर इसे कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर यानी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये विज्ञान सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन इन मशीनों, रिपोर्ट्स और DNA के तारों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक जिंदा जागता इंसान इस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब इतने भारी शब्द कैंसर, मेटास्टैटिक, बायोप्सी कानों में पड़ते हैं तो शरीर से पहले मन टूट जाता है। यहाँ सहायक देखभाल या जिसे पेलिएटिव केयर कहते हैं, उसकी भूमिका आती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बीमारी पे वार करने के साथ साथ उस शरीर और इंसान को संभालना भी उतना ही, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारे भारतीय दर्शन में एक बहुत ही पवित्र प्रार्थना है, सर्वे संतु गिरामाया। जिसका अर्थ है सभी रोग मुक्त हों, सभी सुखी हों। जी, ये भावना ही पेलिएटिव या सपोर्टिव केयर का मूल मंत्र है। यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अक्सर जब एक परिवार क्लिनिक में बैठता है और डॉक्टर कहते हैं कि हमें पेलिएटिव केयर टीम को शामिल करना चाहिए, तो परिवार डर जाता है। हाँ, ये बहुत आम है।
समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि पेलिएटिव केयर का मतलब है कि अब खेल खत्म हो गया है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और बस आखिरी दिनों के लिए दर्द की दवाइयां दी जा रही हैं। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक मिथक है जिसे दृढ़ता से तोड़ना बहुत जरूरी है। पेलिएटिव केयर का मतलब हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो इसमें और क्या क्या शामिल होता है? इसमें पूरी एक विशेषज्ञ टीम काम करती है। जैसे फेफड़ों के कैंसर में अक्सर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, तो इसके लिए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जो फेफड़ों को आराम देने की तकनीकें सिखाते हैं। मरीज का वजन तेजी से गिरता है, इसलिए न्यूट्रिशन के लिए खास डाइटिशियंस होते हैं। कैंसर के कारण खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है, हड्डियों में असहनीय दर्द हो सकता है। सपोर्टिव केयर इन सबको मैनेज करती है। और मानसिक स्वास्थ्य का क्या? वो तो सबसे अहम है। इस सदमे से जूझने के लिए साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर होते हैं। कई बड़े शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब मरीज को शुरुआत से ही सपोर्टिव केयर दी जाती है तो न केवल उसके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि उसका जीवन काल भी लंबा हो सकता है। अच्छा, जीवन काल भी लंबा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसका शरीर इलाज के दुष्प्रभावों को बेहतर ढंग से झेल पाता है। सर्वे संतु निरामया का यही वास्तविक अर्थ है कि हम सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान को फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये संदेश बहुत ही आश्वस्त करने वाला है। इलाज सिर्फ फाइलों और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक इंसान की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास होता है। जी बिल्कुल। चलिए आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा को समेटते हैं। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। सबसे पहले हमने देखा कि मेटास्टैटिक कैंसर क्या है और कैसे वो शरीर के हाईवे पर सफर करता है। हमने समझा कि सही हथियार चुनने से पहले सीटी, पेट और एमआरआई स्कैन के जरिए क्रिकेट पिच का मुआयना करना क्यों जरूरी है। सही। फिर हमने रावण की नाभि के रूपक से बायोमार्कर टेस्टिंग को समझा, कैसे लैब में डीएनए को खंगालकर EGFR या ALK जैसे ड्राइवर म्यूटेशन का पता लगाया जाता है और टारगेटेड थेरेपी के जरिए एक सटीक चाबी से वार किया जाता है। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि अगर म्यूटेशन ना हो तो कैसे इम्यूनोथेरेपी जाली पहचान पत्रों को फाड़कर हमारी अपनी सोई हुई सेना को जगाती है और कैंसर का चक्रव्यूह तोड़ती है। और अंत में हमने पेलिएटिव केयर के मिथक को तोड़ा और समझा कि ये पहले दिन से ही मरीज को मजबूती देने का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर विज्ञान हर दिन बदल रहा है और बेहतर हो रहा है। जो दवाइयां आज से 10 साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थी ना, वे आज मानक इलाज बन चुकी हैं। और इसी से जुड़ा एक विचार हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों में हमने क्लिनिकल ट्रायल्स का जिक्र देखा, जहां वैज्ञानिक लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। जी। सोचिए, अगले 10 या 20 सालों में इम्यून सिस्टम को समझने की हमारी क्षमता कैंसर के इलाज को किस हद तक बदल देगी। क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ना हमारे शरीर के लिए एक आम सर्दी जुकाम से लड़ने जितना ही स्वाभाविक और आसान हो जाएगा? ये एक बहुत ही सकारात्मक विचार है। ये एक ऐसी उम्मीद है जो विज्ञान हमें पूरे भरोसे के साथ दे रहा है। इस गहरी और जानकारी से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी ने मन के कई सवालों को सुलझाया होगा और उस डर को कम किया होगा जो अक्सर इस बीमारी के नाम के साथ आता है। धन्यवाद। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कैंसर से हारना नहीं है, कैंसर को